हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी लोगों का टारगेट फॉर आईक्यू में। यहाँ पे हम लोग लॉ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये मिक्स क्वेश्चन है, सभी क्षेत्रों से पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये आपकी आने वाली परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा भाग है, तो जिन्होंने पहला नहीं देखा है वो पहला भी जरूर देखिएगा। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अग्निनयन का नियम निम्नवाद में से आधिकारिकता इसकी घोषित की गई थी। किस वाद में की गई थी? तो ये की गई थी देवदासन बनाम भारत संघ के वाद में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दोषहारी याचिका का सृजन किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोषहारी याचिका का सृजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है? तो इसका सही आंसर है ये अनुच्छेद 142 संविधान में किया गया है। भारत के जो उच्चतम न्यायालय है, इसने विभिन्न राज्यों के जाट समुदाय को इनमें से किस वर्ग में रखा है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है कि अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 4 जो है, इसके अधीन पिछड़ा वर्ग वो नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है, एस आर बोमई बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जो भारत का संविधान है, इसकी प्रकृति क्या है? तो यह आपको बताना है इसकी प्रकृति क्या है। इसकी प्रकृति है संघात्मक। बोमई केस में बताया गया था कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, यह संघात्मक प्रकृति है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है, ये किस प्रकृति का होता है? ये व्यवगत नहीं होता है, व्यवगत नहीं होता है, लैप्स नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि जब राज्य हैं संवैधानिक मूल्यों को अपने छोड़कर भटकने लगे तो मूल कर्तव्यों को उपकरण बनाकर उस पर नियंत्रण करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है एम्स स्टूडेंट यूनियन बनाम एम्स के मामले में ये बताया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ, ये 2016 का मामला है। इसमें राज्य सेवा में किसके लिए आरक्षण से संबंधी नियम बताया गया था? तो ये है दिव्यांगजनों के लिए। दिव्यांगजन जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके लिए बताया गया था आरक्षण से संबंधी नियम। संविधान का अनुच्छेद 163 के अधीन जो राज्यपाल की विवेकीय शक्ति हैं, इस पर किस प्रकरण में न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लिया गया था? तो ये किस प्रकरण में, किस वाद में बताया गया था? तो ये है नबान राबिया बनाम फिलिक्स, नबान बाबिया और बामन फिलिक्स बनाम उपसभापति के मामले में बताया गया था। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ये किस तरीके का है, ये आपको बताना है। तो ये है एक मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए हैं, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रकरणों में से किस प्रकरण में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 और 500 को सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में ही संवैधानिक घोषित किया है? किस वाद में बताया गया है, ये आपको बताना है। तो ये है सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में 499 और 500 धारा आईपीसी को वैलिड दिया है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्धारित किया था? आपको बताना है कि इंदिरा साहनी मामला बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। जो इंदिरा साहनी का मामला है, इसमें क्या सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही है, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता है। दल परिवर्तन के आधार पर निरहिता जो थी, दल विभाजन की दशा में लागू नहीं होती। ये उपबंध को हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने हेतु संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत वाला एक संकल्प पारित होना आवश्यक है। अब ये किस तरीके से, उसकी क्या प्रकृति रहेगी, किस तरीके से वो संकल्प पारित होगा, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कि सदन में उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा और सदन की कुल संख्या, सदस्य संख्या का बहुमत के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है क्योंकि एक राज्य विषय के विषय पर, जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर संसद शक्ति दी गई है विधि बनाने की, वो किस प्रकृति के होने चाहिए जब दी गई है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कि वो राष्ट्रहित में होने चाहिए, लोकहित का नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ राष्ट्रहित में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय
संविधान के अंतर्गत हिंदी की देवनागरी लिपि ये किस प्रकार की भाषा है, ये आपको बताना है। तो ये है भारत संघ की राजभाषा है देवनागरी लिपि। भारतीय संविधान में एकात्मक राज्य जिनमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में, न कि संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक रूप में कहे जा सकते हैं, प्रावधान कथन किया था। ये किसने किया था, ये आपको बताना है। तो ये है के.सी. व्यय ने। अगला है केशव नंद का मामला संबंधित है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, केशव सिंह का मामला संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। जो केशव सिंह का मामला है ये किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है। इसके कुछ फैक्ट्स आपको याद करने की बहुत जरूरत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला है निम्न वादों में से किस वाद में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि संविधान में संशोधन संसद की विधायी शक्तियों का प्रयोग है। किस वाद में बताया गया था, ये आपको बताना है। तो ये बताया गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में इसको निर्धारित किया था। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन में इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्यों में शामिल किया गया था। आपको बताना है किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्यों में शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विपरीत लिंगी व्यक्तियों को तृतीय लिंग के व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। ये कौन सा वाद था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ। अगला है माता के गर्भ में स्थित शिशु की मृत्यु कारित करना ये किस तरीके का अपराध होता है, ये आपको बताना है। तो ये है सही इसका आंसर डी, सदोष मानववध यदि ऐसे शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो या वह पूर्णता उत्पन्न न हुआ हो तब भी वो सदोष मानववध में आता है। ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए सेक्शन 299 के स्पष्टीकरण 3 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा मृत्युकारी करने तक विस्तृत हो जाती है, यह आपको बताना है किसमें है। तो इसका सही आंसर होगा तेजाब फेंकने या प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहति की युक्त आशंका में जो डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस, उसकी शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्युकारी तक करने तक विस्तृत हो जाता है। ये कहां पे दिया हुआ है, ये सेक्शन 100 के पैरा 7 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायालय का मामला सुपुर्द हुए बिना संज्ञान लेने की आरंभिक क्षेत्राधिकारिता रखता है, क्षेत्राधिकारिता रखता है, किसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 199 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत। ठीक है, 199 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 460 के अंतर्गत कौन सी अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं करती है। इनमें से कौन सी अनियमितता है जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, धारा 94 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना। अगला है ए पर बी को लूटने व स्वेच्छा उपहति कारित करने का आरोप है। क्या ए के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 392, 394 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हाँ, लगाया जा सकेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे तो ये इजी धाराएं हैं मगर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 323, 392 और 394 किससे रिलेटेड ऑफेंस हैं। अगला अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य हैं यदि वह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने किस वाद में कहा था, ये जो फैक्ट है ये किस वाद में बताया गया था। तो ये दोस्तों बताया गया था पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एम एल वाधवा के मामले में।
निम्न में से कौन सा तथ्य साक्ष्य विधि की धारा 10 के अंतर्गत सुसंगत है? धारा 10 के अंतर्गत कौन सा तथ्य सुसंगत है? इसका सही आंसर होगा डी, वे तथ्य जिनसे दुरसंधि करने का आभास होता है। ये धारा 10 के अंतर्गत है, सेक्शन 10 के अंतर्गत। अगला है, साक्ष्य अधिनियम में साबित नहीं हुआ का अर्थ क्या होता है? साबित नहीं हुआ का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है तथ्य ना तो साबित हुआ है ना ही ना साबित हुआ है। ये सेक्शन 3 के खंड 9 में दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता प्रभाव रखती है। सिविल प्रक्रिया संहिता किस प्रकार का प्रभाव रखती है, यह आपको बताना है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता भविष्यलक्षी व भूतलक्षी दोनों ही प्रकार के प्रभाव रखती है। वादियों के कुसंयोजन से अभिप्राय है। वादियों के कुसंयोजन से क्या अभिप्राय है, यह आपको बताना है। तो वादियों के कुसंयोजन से अभिप्राय है अनावश्यक व्यक्तियों को पक्षकार बना दिया जाना। ये कहां पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ऑर्डर 1 में, रूल 9 में। ऑर्डर 1 रूल 9 में ये दिया हुआ है। अगला है, एक आदेश जो बिना क्षेत्राधिकार के पारित है कुछ पक्षकारों के पक्ष में अंतिम होता है। क्या पीसीसी के तहत पूर्व न्याय के सिद्धांत ऐसे आदेश को उन्हीं पक्षकारों के बीच लागू होगा? अगर होगा तो आप बताइए हाँ या ना या क्या। तो इसका सही आंसर होगा वो लागू नहीं होगा। किस धारा के अंतर्गत है? ये है सेक्शन 11 में बताया गया है, सेक्शन 11। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत को वर्णन किया है? जो आधारभूत संरचना है, हालांकि एक क्वेश्चन जो है ये कतई बेसिक क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में किया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि यह मामला किस ईयर का है। वैसे मैं इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूं, मगर तब भी आप इस लेक्चर में बताइएगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार के भाग के रूप में मान्य है? इनमें से कौन सा अधिकार मूल अधिकार के भाग के रूप में मान्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। समाचार पत्रों का विवरण, व्यवसायिक विज्ञापनों का प्रकाशन और दूरदर्शन पर फिल्मों का प्रदर्शन। ये किस सेक्शन में दिया हुआ, सॉरी आर्टिकल में दिया हुआ है? ये संविधान के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, यह आपको बताना है। जो मौलिक अधिकार नहीं है यह बताइए। सही आंसर होगा इसका केवल 4, यानी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी जो हैं ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला है, और ये भी आप देख लीजिए किस किस में आते हैं। जो समानता का अधिकार है ये 14 में है, आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया हुआ है 29 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 में दिया हुआ है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति किस प्रकार के उसको डील करता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। भारतीय दंड संहिता के प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय दंड संहिता का जो प्रथम प्रारूप था ये किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैकाले के द्वारा ये तैयार किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो सही नहीं है? इसका सही आंसर है, जहां कोई निजी या अन्य अधिकृत व्यक्ति किसी अभियुक्त को बंदी बनाकर पुलिस की अभिरक्षा में देने का अधिकार रखता है, वहां ऐसे निजी व्यक्ति बंदी व्यक्ति की तलाशी भी ले सकता है। ये गलत है, तलाशी नहीं ले सकता है, सिर्फ उसको पुलिस को अभिरक्षा में देने का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन अभिवचन के नियम नहीं है? इनमें से कौन सा अभिवचन का नियम नहीं है? तो इसका सही आंसर है विधि का कथन करें और तथ्यों का अभिवचन करें। ये ऑर्डर 6 में दिया हुआ है, ऑर्डर 6 सीपीसी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अफसर को की गई संस्वीकृति
साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती है यदि वह किन परिस्थितियों में की जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई है तो भी ये होगी सही। और अगर अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति का उतना भाग जितने तथ्यों का पता लगाया जाना है जिनके लोग तथ्यों को फैक्ट्स के द्वारा प्रूफ किया जा सकता है, एविडेंस कलेक्ट किए जा सकते हैं, वो भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से दोनों परिस्थितियों में। तो ये हम लोगों के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कैसा लगा लेक्चर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।